Good morning, students. Today we are starting chapter 6 of Political Science, Book 1, that is Judiciary. Judiciary is the कोर्ट ऑफ लॉ, है ना. कोर्ट्स का जो कानून है वो जुडिशरी के अंतर्गत आता है. ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. पहले भी हम इसके बारे में, जुडिशरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. और ये भी हमने डिस्कस किया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है. तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, इसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं. दैट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सिक्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिस यूज ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव. इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो कोर्ट का सेंट्रल रोल प्ले करती है और ये ध्यान रखती है कि जो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए. ठीक है, और साथ ही ये सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए. ठीक है, जुडिशरी का जो प्रिंसिपल रोल है वो है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और लॉ की सुपरमेसी को इंश्योर करना, और साथ ही हर व्यक्ति के राइट्स को सेफ करता है, सेफगार्ड करता है, डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करता है लॉ के अकॉर्डिंग, और डेमोक्रेसी के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी डिक्टेटरशिप का ग्रुप या फिर कोई डिक्टेटर ना उस डेमोक्रेसी के रास्ते में आए, इसका ध्यान इसको इंश्योर करता है जुडिशरी. इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है ना. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जुडिशरी को जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है ना. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि उसको किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता है, किसी को भी वो जवाबदेह नहीं है. गवर्नमेंट्स के जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, वो जुडिशरी की फंक्शनिंग पर किसी तरीके का रोक नहीं लगा सकते हैं, उसके एक्टिविटीज़ पर किसी तरीके की स्ट्रेन नहीं डाल सकते हैं. और इस तरह से जो जुडिशरी है वो जस्टिस देने में अनेबल नहीं होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है, तो वो फ्रीली सही जस्टिस दे सकता है. गवर्नमेंट के और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी जुडिशरी के किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. जजिस जो हैं वो अपने हर एक्शन को फियरलेसली परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि उस पर किसी तरीके का कोई रोक नहीं है या फिर वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है. जुडिशरी जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है हमारे देश के, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल होता है हमारे देश के और हमारे देश की जनता के लिए अकाउंटेबल होता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जो पॉइंट है इसमें वो है हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, है ना. तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे तो इसको, उसकी इंडिपेंडेंस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे इंडिपेंडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, लेजिस्लेटर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है ना. जजेस का एक फिक्स टेन्योर होता है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है बल्कि उनको एक फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है और वो अपने रिटायरमेंट की एज तक अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस ही ऐसे होते हैं जिसमें जजेस को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस भी, रिमूवल की प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है, जुडिशरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटर पर डिपेंडेंट नहीं होती है अपने फाइनेंस के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको सैलरीज और अलावेंसेस प्रोवाइड की जाती हैं. जो जजेस होते हैं उसको जो सैलरीज देना, अलाउंसेस देना, ये लेजिस्लेटर उसका अप्रूवल नहीं करती है. ठीक है, मतलब फाइनेंशियली वो लेजिस्लेटर पर या एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं है. जुडिशरी को पावर होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटर ये भी अगर गिल्टी फाउंड होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे. ठीक है, पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट के अगेंस्ट
कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता है ना। सिर्फ जब जजेस का रिमूवल होता है उस समय के अलावा कभी भी जो जजेस हैं उनके किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी उनके कंडक्ट के लिए जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर उनका डिस्कशन नहीं हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट, इस पर ये जो विषय है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं शुरू से, है ना। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस के, इस एक्शन में काउंसिल के मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। सब जुडिशियल के अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन जो है, ये इसका एक ट्रेडिशन बना हुआ है शुरू से कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है वो 2 बार टूटा भी है, 1973 और 1975 में। जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से या उनके एडवाइस से। चीफ जस्टिस जो हैं वो उन लोगों के नाम जो है रेकमेंड करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। उन लोगों के नाम रेकमेंड करते हैं जिन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में चुनना होता है, और इसके लिए वो सीनियर मोस्ट जजेस जो है कोर्ट के और मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वो कंसल्टेशन भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपॉइंटमेंट्स का के लिए अपॉइंटमेंट्स के रिकमेंडेशन के लिए एक कॉलेज बनाती है और उसके थ्रू जो है इनका फिर सिलेक्शन करती है, ठीक है। तो इस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव तभी किया जा सकता है जब उनके ऊपर कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का एक्शन प्रूव हुआ हो, ठीक है। इन जजेस को रिमूव करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और उस हाउस में जो 2/3 मेंबर्स हैं, मतलब 60% जो मेंबर्स हैं, उनका वोटिंग सपोर्ट होना चाहिए उनके रिमूवल के लिए, तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। ये नोट किया जाना ज़रूरी है कि जब अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का, तो एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें क्रूशियल होता है, लेजिस्लेटर को रिमूवल का पावर होता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि पावर और जुडिशरी को जो पावर मिले हैं और जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, उनका बैलेंस बना रहे, इसलिए ये इस तरह की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। हमारे देश में जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि जितने भी कोर्ट्स हैं वो सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सेम प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर पिरामिडिकल है ना। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट लोवेस्ट लेवल पर होता है। जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपना जो भी फंक्शन है वो हाई कोर्ट के अंडर में ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इनका जो है स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये इनका जो डिसीज़न है वो सभी कोर्ट से बाइंड होता है, बंधा होता है। ये हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी कोर्ट में जो केस चल रहा है इसको वो मूव करके सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, और ये केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स की अपील को सुन सकता है ना, और रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स के बारे में जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, हर्बिस कॉर्पस, मैंडासमस, है ना। तो ये सारे जो रिट्स हैं वो इशू करता है ताकि फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जा सके, है ना। और ये जो इट कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट,
है ना। और जो स्टेट से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन है उन केसेस को भी ये डील कर सकता है। और एक्सरसाइज सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, इसके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको सुप्रिटेंड कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है और उन पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनसे डील करते हैं और लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उनको ये रिकंसीडर करते हैं। और जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है उसके अगेंस्ट जो जितने भी सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको ये डिसाइड करते हैं। फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस को कंसीडर करते हैं और इस तरह के केस इन कोर्ट्स में आते हैं। फिर है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कितने तरह की ज्यूरिडिक्शन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो पहला जो है वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है कि वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट में गए हुए, है ना, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहलाता है। ज्यूरिडिक्शन इसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन केसेस में अकेला उसको पावर होता है उसके साथ डील करने को, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस में डील कर सकता है, इसीलिए इसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है ना। इस कैपेसिटी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना केवल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है बल्कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स में इंटरप्रेट भी कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है ना। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको भी सेटल डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन। कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी के लिए मूव कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल ऑर्डर देता है इस रिट्स के फॉर्म में उन्हें। फिर है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। कोई भी व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी लीगल इश्यूज़ हैं जो ये केस है इस पर रिकंसीडर करते हैं जो भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है के पास पावर होती है कि वो अपील किए हुए जो हाई कोर्ट में पहले से अपील करना, हाई कोर्ट में जिन केसेस के लिए अपील करना अलाउ नहीं है इस तरह की केसेस को वो होल्ड करे और उस पर अपना डिसीज़न दे। हाई कोर्ट भी उनको भी एपिलेट ज्यूरिडिक्शन होता है, जो भी डिसीजंस लोअर कोर्ट देते हैं उस पर ये एपिलेट ज्यूरिडिक्शन अपना सुना सकते हैं। ठीक है, फिर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो किसी भी मैटर पर जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह की एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं होता है इस तरह के मैटर में, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो और जो प्रेसिडेंट है वो भी उनकी एडवाइस को मानने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला ये, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, है ना। इससे जो है गवर्नमेंट को एक लीगल ओपिनियन मिलता है किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर में एक्शन लेने से पहले। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस में जो गवर्नमेंट है वो सुटेबल चेंजेस ला सकता है अपने एक्शंस में और अपने लेजिस्लेशन में। तो ये फ़ायदा होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का, जो गवर्नमेंट है उसको इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है? यस, जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब ये है, द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विथ जुडिशियल एक्टिविज़म हैज़ फ्लोरिश्ड इन इंडिया इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। ठीक है, जो चीफ इंस्ट्रूमेंट है जुडिशियल सिस्टम में वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन की व्यवस्था है।
तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है या सोशल एक्शन लिटिगेशन क्या होता है? जो भी नॉर्मल कोर्स होते हैं लॉ के, उसमें कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में अपील अप्रोच करता है ना, लेकिन जो ऐसा केस जिससे कोई एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है ना, ऐसे केसेस जिसमें कोई एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं होता है, ऐसे केसेस में वो PIL में अप्रोच करता है। यहाँ पर PIL का मतलब ये है कि लिटिगेशन जो है कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल किया जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन है, टेररिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हैजार्ड, इस तरह के जो कोई भी मैटर हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं और बहुत बड़ा हिस्सा जो पब्लिक का है उससे अफेक्ट होता है, तो इस तरह के केसेस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल किया जाता है, इस कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल किया जाता है। इसे जन याचिका केंद्र भी या फिर जन याचिका अदालत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो भी ग्रुप है, एक ग्रुप से रिलेटेड केसेस लिए जाते हैं। फिर है इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका क्या प्रभाव है या क्या इम्पैक्ट होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का? पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आता है? इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट, है ना। ये जुडिशियल सिस्टम को एक डेमोक्रेटाइज देता है, डेमोक्रेटाइज मतलब लोकतांत्रिक रूप देता है जुडिशियल सिस्टम को, जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप जो है कोर्ट तक एक्सेस रखता है या पूरे ग्रुप कोर्ट तक पहुंच सकता है ना। ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फोर्स करता है, निश्चित करता है, और साथ ही इलेक्टोरल सिस्टम का जो अटेम्प्ट है उसको और फ्री और फेयर बनाता है। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या होते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट प्लेस में ये कोर्ट पर ओवरबर्डन होता है, अधिक भार डालता है ये कोर्ट पर, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशियरी ऑन द अदर। ठीक है, द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन रिसॉल्विंग क्वेश्चंस विद विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में जो एक अंतर है या फिर जो उसके बीच की जो एक दीवार जिसको आप कह सकते हो या फिर उनके बीच का जो अंतर है उसको वो धुंधला कर देता है, एक तरफ लेजिस्लेटर का और एक तरफ जुडिशरी का, क्योंकि यहाँ पर जिन केसेस को हैंडल किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और उस पर उन्हें कोर्ट को फैसला सुनाना होता है। ठीक है, तो ये एक ओवरबर्डन है एक तरह से, और ये कंफ्यूज करके रख देता है लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो अधिकार हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशरी एंड राइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी और राइट्स के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 ways इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं जिससे वो राइट्स के वायलेशन को रोक सकते हैं या फिर उनमें सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। पहला ये कि वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकते हैं रिट्स इशू करके। रिट्स जैसे हर्बिस कॉर्पस, मैंडामस, है ना, ये सब हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, डिटेल में इनको हमने पढ़ा था, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो दिया हुआ है। और हाई कोर्ट जो है वो भी इस तरह के पावर्स को, इस तरह के जो रिट्स हैं उन के पावर्स को जो है इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट जो है कंसर्न लॉ को अनकंडीशनल डिक्लेयर कर सकता है और इसलिए ये नॉन ऑपरेशनल बन जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये फॉलो किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से 2 तरीके हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है राइट्स के वायलेशन को रेमेडी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट of the citizen
ऑन द वन हैंड एंड इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर नियुक्त करता है नागरिकों के लिए, और दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान्य करता है दूसरों पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। ठीक, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं या फिर हाई कोर्ट्स के जो पावर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से एग्जामिन किया जाता है किसी भी लॉ के लिए जो कोर्ट में आता है, और फिर और जो कंक्लूजन होता है इस लॉ के लिए वो इनकंसिस्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अंतर्गत। इस तरह के जो लॉ हैं उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनएप्लीकेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of any law. If the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provision of constitution, such a law is declared unconstitutional and inapplicable. ऐसा कोई केस जो कोर्ट में आया है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो लॉज हैं, उनसे मेल नहीं खाता है या फिर उनके अगेंस्ट है, तो इस तरह या फिर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट में, है ना, लोकसभा और राज्यसभा में कोई ऐसा लॉ बनता है जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट होता है, तो इस तरह के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनएप्लीकेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब उसे नलीफाई कर दिया जाता है इस तरह के लॉ को। ठीक है, इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशन 2, है ना, द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द रिव्यू पावर। ठीक है, फेडरल रिलेशन में भी सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है अगर जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है और पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, तो उस पर अपना रिव्यू दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। इन पर्टिकुलर द रिव्यू पावर मीन्स दैट जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटर। शॉर्ट में अगर हम कहें तो रिव्यू जुडिशरी के रिव्यू पावर का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्रेट कर सकता है और ऐसे लॉज जिसे लेजिस्लेटर पास करता है उन पर भी अपना रिव्यू दे सकता है। ठीक है, तो ये है जुडिशियल रिव्यू। फिर है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या संबंध है? The Indian Constitution is based on delicate principle of limited separation of power and checks and balances, है ना। This means that each organ of the government has a clear area of functioning. Indian Constitution में powers के separation को चेक किया गया है और उनमें बैलेंस रखा गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की फंक्शनिंग का अपना एक क्लियर एरिया डिसाइड किया गया है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाने के लिए सुप्रीम बॉडी है इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम है, जबकि जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और ये डिसाइड करती है कि जो लॉज फॉर्म किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये क्लियर कट डिवीजन है पावर्स का, है ना, जो अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फिर भी रह जाता है। एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी एंड केशव नंद भारती केस, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनको लेकर के पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हालांकि पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एकदम क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन फिर भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। ठीक है, ये दो केसेस का एग्जाम्पल दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड केशवनंद भारती केस। ये दो ऐसे केस हैं जिनको लेकर के जुडिशरी में और पार्लियामेंट में आज भी उनको लेकर के कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको आप
पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर करूं, फिर भी आप एक बार ध्यान से इसको रीड कर लेंगे और जहां अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।